हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ओके। तो बेटा क्लास 12th में हम बिजनेस स्टडीज़ की बात कर रहे हैं और बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आज हम एक न्यू चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। पर उस न्यू चैप्टर को डिस्कस करने से पहले आपके सामने कैमल स्टोरी है, तो उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा कि इस कैमल स्टोरी में क्या कन्वर्सेशंस होती हैं और उसका क्रक्स क्या निकलता है। ओके। तो बेटा यहाँ पर दो कैमल हैं। एक कैमल जो है वो माँ के रोल में है, एक को जो कैमल है वो एक बच्चे के रोल में है। तो जो बच्चा है वो अपनी माँ से क्या पूछता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेटा यहाँ पर बोलता है, मदर मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस। तो मदर क्या बोलती है, श्योर, वाई सन, इज देयर एनी समथिंग बॉदरिंग यू। तो उसके बाद बच्चा को क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। तो बच्चा क्वेश्चन पूछता है, वाई डू कैमल्स हैव हम्प्स। जो कैमल्स हैं उनके हम्प्स, जो पीठ पे हम्प होता है वो क्यों होता है। तो उसकी मदर क्या जवाब देती है, वेल सन, वी आर डेजर्ट एनिमल। ठीक है, कि हम डेजर्ट एनिमल हैं, वी नीड द हम्प टू स्टोर वाटर एंड वी आर नोन टू सर्वाइव विदाउट वाटर। ठीक है, हमें क्या है कि जो हम्प मिला है वो किस लिए मिला है, क्योंकि हम डेजर्ट एनिमल हैं और हम जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में किस चीज़ के लिए, विदाउट वाटर भी हम सर्वाइव कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, है ना। उसके बाद जो बेटा होता है फिर से क्वेश्चन पूछता है, बोलता है, ओके देन वाई आर आवर लेग्स लॉन्ग एंड आवर फीट राउंडेड। तो हमारे जो लेग्स हैं इतनी लॉन्ग, लंबी लंबी क्यों होती हैं और हमारे फीट बिल्कुल राउंड क्यों होते हैं। तो मदर का जवाब क्या आता है, सन ऑब्वियसली दे आर मेंट फॉर वॉकिंग इन द डेजर्ट बेटर देन एनीवन डज। ठीक है, तो मदर क्या बोलती है कि हाँ हमारी लंबी टांगे हैं, पर वो इसलिए हैं कि ताकि हम बाकी किसी के मुकाबले डेजर्ट में अच्छे तरीके से चल सकें। ठीक है, हाँ जी। तो बेटा बोलता है कि ओके देन वाई आर आवर आई लैसेज लॉन्ग, समटाइम्स इट बॉदर्स मी और समटाइम इट बॉदर्स माई साइट। ठीक है, तो बोलता है कि जो हमारे आई लैसेज होते हैं ये इतने लंबे लंबे क्यों होती हैं, इसकी वजह से कई बार मुझे देखने में प्रॉब्लम होती है। तो माँ बोलती है, माई सन दोज लॉन्ग थिक एयर लैसेज आर योर प्रोटेक्टिव कवर। वो तुम्हारे प्रोटेक्टिव कवर है, क्यों, दे हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर आई फ्रॉम द डेजर्ट एंड विंड। ठीक है, सैंड एंड विंड, जो डेजर्ट का जो सैंड है, जो मिट्टी है, जो उससे हवा चलती है, जिससे मिट्टी उड़ती है, उससे हमें बचाती है। ओके। तो उसके बाद बोलता है, जो बेटा होता है बोलता है, आई सी, सो द हम्प इज टू स्टोर वाटर व्हेन वी आर इन डेजर्ट, द लेग्स आर फॉर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट एंड दीज आईलेसेस प्रोटेक्टेड और माई आईज फ्रॉम द डेजर्ट एंड सैंड। ओके, देन फिर मदर बोलती है, यस डियर। तो उसके बाद जो बेटा होता है, ठीक है, कैमल होता है, वो क्या बोलता है, जस्ट वन मोर क्वेश्चन। तो वन मोर क्वेश्चन में क्या होता है, वो क्वेश्चन है कि व्हाट द हेल आर वी डूइंग इन द जू। देखो बेटा, बहुत इंप्रेसिव जो स्टोरी है उसके अंदर क्या बताया गया है, उसका क्रक्स देखो आपके सामने निकल कर आया भी है, अगर आप समझें इस चीज़ को बड़े ध्यान से कि सारी स्टोरी के अंदर क्या चीज़ को डिस्कस किया गया, कि जो एनिमल है, जो एक कैमल है, जो एनिमल जो मेनली जाना जाता है डेजर्ट के लिए, ठीक है, लेकिन वो है कहाँ पर, जू में। तो जिसकी जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि जो कैमल है, जो बेटा है, वो गुस्से में पूछता है कि व्हाट द हेल आर वी आर डूइंग हेयर इन द जू। ठीक है, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। हाँ जी। तो इसी के बेस पर जो हमारा कंक्लूजन निकल के क्या आता है, स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस आर ओनली यूजफुल इफ़ यू आर एट द राइट प्लेस। ठीक है, ध्यान रखना बेटा कि हर एक पर्सन के अंदर एक अपनी इंडिविजुअल जो स्किल्स होती हैं वो होती हैं, लेकिन उसको आप किस तरीके से, किस पर्टिकुलर प्लेस में, किस फील्ड में यूज़ कर रहे हो, जो है वो उस पॉइंट को हम जो कर क्या बोल सकते हैं कि वो मैटर ऑफ फैक्ट है, कि उसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए भी है कि बेटा वेयर आर यू नाउ, आप अभी कहाँ हैं। अब ये कई बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो अपने घर पर हैं, तो बेटा ये वो क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं और आप एक्चुअली में कहाँ पर जाना चाहते हैं और क्या आपकी प्लेस है। ठीक है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके स्किल्स हैं, वो किस पर्टिकुलर थिंग्स से बिलोंग करती हैं, क्या आप उसके लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो चलो एक क्विज भी आपके लिए है। तो क्विज क्या है कि आवर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग। ठीक है, वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग। हमारे जो कुछ जो एसेट्स हैं वो हर शाम को घर से बाहर जाते हैं और हमें ये मेक श्योर करना है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग को घर में वापस आ सकें। नारायण मूर्ति जी ने कहा था ये, ठीक है, जो कि चेयरमैन थे इन्फोसिस के, जो अभी भी हैं। हाँ जी।
तो अब बेटा ये जो ये क्विज़ का जो अब ये आपके हम जो क्विज़ आया है ना, इससे क्या आपके माइंड में चीज़ आई है, ठीक है, वो आपको समझना है और उसका मुझे आपने आंसर करना है कमेंट में। ओके, तो इसी सब के बेस पर आज जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा चैप्टर, वो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। देखो बेटा, इतनी लंबी स्टोरी के बाद मैंने चैप्टर स्टार्ट क्यों किया है, ताकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकूं कि हर एक इंडिविजुअल की जो अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो स्किल्स हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, अगर उनको प्रॉपर प्लेस पर ना सेट किया जाए तो उनकी जो जितनी भी एबिलिटीज़, स्किल्स, एक्सपीरियंस हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मैनेजमेंट में जो स्टाफिंग है उसका अपना आप में बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। हाँ जी, तो अब हम चैप्टर से डिस्कस करते हैं स्टाफिंग। तो स्टाफिंग देखो, मैनेजमेंट का जो कौन सा फंक्शन है, थर्ड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बेटा, थर्ड। हाँ जी, तो क्या बोल रहे हैं, फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोस्ट विद द पीपल। स्टाफिंग नॉर्मली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड, मतलब जो वैकेंट पोस्ट हैं उनको फिल करना और उनको फिल करके लगातार रखना, ही स्टाफिंग है नॉर्मली। इसके अंदर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, है ना, तो ये सारे स्टाफिंग के पार्ट है बेटा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। हाँ जी, तो इंट्रोडक्शन में हम आते हैं इसके। तो बोल रहे हैं वंस द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर सेट अप, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड एंड organization is appropriately structured to pave the path of achieving of the set goals। सब कुछ सेट हो चुका है, प्लानिंग कर चुके हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर चुके हैं हर एक चीज़ को, ठीक है, सारा कुछ सेट हो चुका है। उसके बाद बोल रहा है ऑल रिसोर्सेज लाइक मटेरियल, मशीन्स, इक्विपमेंट्स आर यूजलेस विदाउट कॉम्पिटेंट पर्सनस, ठीक है, या कॉम्पिटेंट पर्सनल्स। हाँ जी, सब कुछ हमने सेट कर लिया, लेकिन इन सब का मतलब तभी होगा जब हमारे पास उसको यूज़ करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सनल्स होंगे। ठीक है, तो बोल रहा है सो ईच ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव कॉम्पिटेंट एंड स्किलफुल पर्सनल्स टू फिल वेरियस जॉब पोजीशंस क्रिएटेड थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ा, उसमें जो भी वैकेंट पोस्ट, जो पोस्ट निकल कर आती हैं, उसके अंदर क्या करना है, कॉम्पिटेंट पर्सनल्स को हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर पोस्ट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उनको स्किलफुल पर्सनल जो जॉब प्रोवाइड करनी है, एक पोजीशन प्रोवाइड करनी है, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। यस सर। हाँ जी, तो बोल रहे हैं द प्रोसेस ऑफ पुटिंग पीपल टू जॉब इज टर्म्ड एज स्टाफिंग। तो क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग पीपल टू जॉब इज टर्म्ड एज स्टाफिंग, तो वही स्टाफिंग है। स्टाफिंग इज डिफाइंड एज अ मैनेजरियल फंक्शन टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट स्टाफ। वही चीज़ बोल रहा है बेटा, स्टाफिंग क्या हम डिफाइन कैसे करेंगे कि एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो वैकेंट पोजीशन है उसको फिल करना है और उसको क्या करना है, रेगुलर बेसिस में उसको कीप फिलिंग फॉर द पर्टिकुलर कॉम्पिटेंट स्टाफ। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, स्टाफिंग। यस, स्टाफिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व हायरिंग ऑफ कैंडिडेट सुटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बाय इवेलुएटिंग देयर स्किल्स, नॉलेज एंड ऑफरिंग स्पेसिफिक रोल्स एज पर देयर स्किल सेट। तो स्टाफिंग जो मैनेजमेंट का फंक्शन जो स्टाफिंग है, उसके अंदर मेनली क्या क्या इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर इन्वॉल्व होगा हायरिंग ऑफ कैंडिडेट जो कि सूटेबल है किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किस किस बेस पर, उनके स्किल्स के बेस पर, उनके नॉलेज के बेस पर, ठीक है, उनके जो स्किल सेट है उनके बेस पर, उन सब के बेस पर अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है सेट बैठता है तो हम उसको क्या करते हैं, स्टाफ कर लेते हैं, मतलब उसको हम रिक्रूट कर लेते हैं। हाँ जी, इट इज़ इन्वॉल्व इन फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो स्टाफिंग है क्या मेनली, तो वही हम दोबारा डिस्कस करते हैं बेटा। तो staffing is concerned with ensuring business enterprise that it has the right number of persons, या फिर we can say right number of people at the right kind of people at the right place। ठीक है बेटा, right kind of people या right number of people at the right place at the right time and they are doing the things for which they are economically most useful। देखो बेटा, इसके अंदर कुछ वर्ड्स आए हैं, ध्यान रखना उस चीज़ को। क्या क्या वर्ड आए हैं कि राइट नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, फिर बोल रहा है राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखनी है। इन राइट का मतलब यहाँ पर क्या है कि मान लो कि जो पर्सन मैनेजमेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल है वही मैनेजमेंट पोस्ट पर आए। ठीक है, जो पर्सन वर्किंग पर्टिकुलर मशीनरी पर वर्क करने के लिए एलिजिबल है तो वो मशीनरी के वर्क के लिए आए। जो नॉन मशीनरी जो वर्क हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जो प्रोफेशनल वर्क आ गया उसके लिए एलिजिबल है, वो उसके अंदर वर्क करें, मतलब जिनकी जो स्किल्स हैं, जिनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग वो वर्क करें।
ठीक है, तो तभी एक स्टाफिंग प्रॉपर रूप ले पाएगी। यस, हाँ जी। तो बेटा इसमें बोल रहे हैं दिस विल नीड द फॉलोइंग स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स हैं बेटा, इसको हम प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग बोल देते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियोस में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर क्या था, मैन पावर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, कंपनसेशन। तो ये सारे पॉइंट बेटा जो है स्टाफिंग के ही पार्ट हैं, स्टाफिंग के प्रोसेस हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। यस, तो हम क्या कह सकते हैं लास्ट में कि जो स्टाफिंग है वो क्या है, इट इज़ अ मैनेजरल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट प्रिटेंड्स टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इसके अंदर मेन जो पार्ट आएंगे वो क्या क्या आएंगे बेटा, रिक्रूटमेंट आएगा, सिलेक्शन आएगा, ट्रेनिंग देनी है एम्प्लॉयज़ को, फिर उनको कंपनसेशन देना है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा। यस, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर स्टाफिंग कर ली जाए तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो पहला पॉइंट तो क्या है, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल्स। तो अगर प्रॉपर स्टाफिंग की जाएगी तो हमारे पास जो पर्सनल्स आएंगे, जो एम्प्लॉयज़ आएंगे वो क्या है, कॉम्पिटेंट आएंगे, क्योंकि हम उनको विद द हेल्प ऑफ देयर स्किल्स एंड विद द हेल्प ऑफ देयर क्वालिफिकेशंस एंड विद द हेल्प ऑफ देयर क्वालिटीज़ क्या करेंगे, हायर करेंगे। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज हाई परफॉर्मेंस, और हाई क्वालिफिकेशन है, हाई स्किल्स हैं, हाई परफॉर्मेंस है, तो और ऑटोमेटिकली उससे जो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस लेवल क्या होगा, एक हाई लेवल पर जाएगा बेटा, तो वो इसकी इंपॉर्टेंस आ जाएगी। फिर बोल रहा है कॉन्टिन्यूस ग्रोथ। हमें पता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं बेटा, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या फिर ह्यूमन रिसोर्स हैं, ये सबसे अहम एसेट्स हैं फॉर एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी आप लॉन्च कर रहे हैं, पर उसको लॉन्च करने के लिए एम्प्लॉयज़ प्रॉपर नहीं है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो ग्रोथ टोटली डिपेंड करती है आपके ह्यूमन रिसोर्स पर। ठीक है बेटा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियस ही बात है कि जितना कॉम्पिटेंट और जितना इफेक्टिव पर्सनल्स होगा, जितना आपका स्टाफ कॉम्पिटेंट होगा, जितना आपका स्टाफ इफेक्टिव होगा, उतना ही क्या होगा, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंप्रूव होगा जॉब सेटिस्फेक्शन। तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके मोरल को मोटिवेट करता है, उनको स्टाफ कर करके, तो उनको जॉब की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है बेटा। हाँ जी। अब बोल रहा है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके हम अभी बात करते हैं HRM की। तो बोल रहा है स्टाफिंग फंक्शन विच ऑल मैनेजर हैव टू परफॉर्म एज अ मैनेजर डायरेक्टली डील विद पीपल। ठीक है, तो ये HRM का जो फंक्शन है मेनली क्या होता है, ये मैनेजर का फंक्शन है जो डायरेक्टली डील करता है पीपल से, और स्टाफिंग रेफर्स टू दिस काइंड ऑफ रोल प्लेड बाय ऑल द मैनेजर इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्टाफिंग जो है उसमें मेनली ये जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर हैं उनका ये फंक्शन होता है कि वो लोगों को, जो एम्प्लॉयज़ को फॉर द सेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या करें, हायर करें। हाँ जी। एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इंक्रीज, अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज फॉर्म्ड विच कंसिस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट हु आर एक्सपर्ट इन डीलिंग विद पीपल। देखो बेटा, जैसे जैसे आपका स्टाफ का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है, अगर आपका स्टाफिंग का लेवल कम है, आपका छोटे लेवल पर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बढ़ेगा तो आपका स्टाफिंग का लेवल बढ़ेगा, आपके एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे, और जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे बेटा तो उनको मैनेज करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं HRM डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो उस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर क्या कंसिस्ट किया जाता है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ईजिली जो है पीपल से डील कर सके। ठीक है बेटा। In fact, early definition of staffing focused narrowly on only hiring people for vacant position। अगर हम प्रीवियस जो स्टाफिंग के डेफिनेशन की बात करें, जो बहुत पहले दी गई थी, उसको हम देखेंगे तो स्टाफिंग की जो डेफिनेशन बिल्कुल नैरो थी बेटा। उसके अंदर सिर्फ क्या बात की गई थी, हायरिंग ऑफ पीपल फॉर वैकेंट पोजीशन, नथिंग एल्स। बट अगर हम आज का टाइम पे बात करें, बट टुडे स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM। स्टाफिंग आज पार्ट बन चुका है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, which encompasses not only staffing but also a number of other specialized services such as job evaluation, management of labor relations। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स की जो मैनेजमेंट, मतलब ये सारे पॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं बेटा, कि आज जो स्टाफिंग है उसके अंदर मतलब सिर्फ वैकेंट पोजीशन के लिए लोगों को हायर करना ही नहीं होगा, बल्कि मैं जॉब की इवेल्यूएशन करना, उनके लिए मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भी हम क्या कर सकते हैं, स्टाफिंग के अंदर पॉइंट आ सकते हैं आज के टाइम पर। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देखो क्या बोल रहा है कि इन्वॉल्व procuring, developing, maintaining and appraising a competent and satisfied workforce to achieve the goal of the organization
इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन मोटिव ही क्या होता है कि प्रिक्योर करना है किसको, एम्प्लॉयज़ को, डेवलप करने है उनकी थिंकिंग को, मेंटेन करना है, अप्राइज करना है उनके जो उनके एबिलिटीज़ को, ठीक है, फिर उनको जो सेटिस्फाई करना है कि उनके वर्कफोर्स के अकॉर्डिंग, क्या वर्कफोर्स है, क्या वर्कलोड है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, अपना सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करनी है। तो ये सारे काम जो होंगे बेटा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। और बोल रहा है इट्स पर्पस इज टू एनेबल एवरी ह्यूमन बीइंग वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक हिज बेस्ट पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस तरीके से मोटिवेट करता है कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो ऑर्गेनाइजेशन को दे सके बेटा। यस, तो अगला पॉइंट आता है एक्टिविटीज़ और फंक्शंस ऑफ एचआरएम। क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है एचआरएम करता है, तो बोल रहा है मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद द लेबर्स एंड पेइंग अटेंशन टू द लेबर यूनियन डिमांड्स। ठीक है, सबसे पहले तो जो लेबर्स हैं उनके अच्छे रिलेशन क्रिएट करता है, और जो लेबर यूनियंस हैं उनकी डिमांड के ऊपर अटेंशन फोकस कराता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। हाँ जी, एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ हैंडलिंग एम्प्लॉयज़ कंप्लेंट एंड ग्रीवेंसेस। अब एम्प्लॉयज़ की जो बहुत सारी कंप्लेंट होंगी, ग्रीवेंसेस होंगी, तो उनको हैंडल करने के लिए भी एक डिपार्टमेंट चाहिए जिसको हम बोल सकते हैं एचआरएम। हाँ जी, ये जो एचआरएम डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, ये असिस्ट करता है इन प्रोवाइडिंग स्कीम्स फॉर वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट ना होकर के एम्प्लॉयज़ के हक में जो स्कीम्स होंगी, जो एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स होंगी, उनको ऊपर ये फोकस करता है और ये प्रोवाइड करता है। हाँ जी, रिप्रेजेंटिंग कंपनी इन वेरियस लॉ सूट्स एंड फाइंडिंग वेज टू प्रिवेंट द लीगल कॉम्प्लिकेशंस। एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो उनके लिए कुछ हायर करना है, अगर कोई लीगल लॉ सूट आता है उसके रिगार्डिंग कोई डिस्कशन करनी है, तो सारे का सारा काम जो कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयज़, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। यस, अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग की। तो बेटा स्टाफिंग का जो प्रोसेस है, इस पूरे चैप्टर का जो क्रक्स इसी के अंदर है, जो फर्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं, जो फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं बेटा, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो जो रहेंगी, और यही हमारे पूरे चैप्टर का एक डिस्कसिंग टॉपिक रहेगा बेटा। हाँ जी, तो फर्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सर पहले जो प्लानिंग का प्रोसेस, स्टाफिंग का प्रोसेस वो क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकंड वन इज रिक्रूटमेंट, थर्ड वन इज सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, देन ट्रेनिंग, देन अप्रेजल, देन प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, एंड लास्ट में क्या होगा, कंपनसेशन। तो बेटा ये सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आप जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हाँ जी, तो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग। ये कुछ पॉइंट इसमें इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से, मेकिंग इन्वेंट्री ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल्स। और सबसे पहले तो हमें इन्वेंट्री क्रिएट करनी है किस चीज़ के लिए, कि जो करंट ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा है किसके बेस पर, इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रेनिंग एंड स्किल्स। ठीक है, बी पॉइंट इसके अंदर क्या आएगा, असेसिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, कि इन फ्यूचर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कितनी जो है डिमांड बढ़ने जा रही है, क्या उसकी फ्यूचर डिमांड्स रहेंगी हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, उसको हमें असेस करना है। फिर थर्ड पॉइंट क्या आएगा इसके अंदर, डेवलपिंग अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड द ह्यूमन रिसोर्स जॉब एनालिसिस इज एन इंटेंसिव वे ऑफ फाइंडिंग डिटेल्स रिलेटेड टू ऑल द जॉब्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि लास्ट में डेवलप करना है इस टाइप का प्रोग्राम जो कि ह्यूमन रिसोर्स को क्या करके सके, प्रोवाइड कर सके ये मैकेनिज्म कि वो कितनी इन्वेंट्री है, कितने रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे हमें कितने वर्कफोर्स और वर्कलोड को एनालाइज करना है। तो उसके बारे में देखो दो पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं। वो पॉइंट क्या है एनालिसिस के, एक वर्कलोड एनालिसिस होता है बेटा, एक वर्कफोर्स एनालिसिस होता है। तो इसके बेस पे हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, वर्कलोड एनालिसिस क्या बोलता है, इज डन टू नो अबाउट नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स। वर्कलोड एनालिसिस क्या बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट को शो करता है कि नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज टू बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितने ह्यूमन बींग्स या कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वर्कफोर्स एनालिसिस क्या बताता है, इज डन टू नो अबाउट नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि एक्चुअली में अवेलेबल कितने हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम बोल देते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस। ठीक है, दिस विल हेल्प टू नो इफ ऑर्गेनाइजेशन इज ओवरस्टफ्ड और अंडरस्टफ्ड, कि जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर स्टाफिंग है वो ज़्यादा हो रखी है, अभी कम हो रखी है, वो यहीं से पता चलेगा कि वर्कलोड को वर्कफोर्स से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बेटा। यहाँ पर क्लियर है। हाँ जी, तो देखो अब मैन पावर प्लानिंग के प्रोसेस क्या होगा, पहले हमें असेस करना है करंट मैन पावर सिचुएशन को, कि हमारे पास जो करंट मैन पावर सिचुएशन है वो क्या है। फिर हम फोरकास्ट करेंगे किस चीज़ का, फ्यूचर मैन पावर नीड्स की, कि इन फ्यूचर हमें मैन पावर नीड क्या क्या होने वाली हैं, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। फिर बोल रहे हैं फ्यूचर विड्रॉवल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल, कि हमें कितना
हमारे पे फ्यूचर में हमें कितने एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ सकता है या कितने की हमें अवेलेबिलिटी हो सकती है, उन सबको यहाँ फोकस करेंगे। फिर बोल रहा है फ्यूचर मैन पावर यूटिलाइजेशन, कि फ्यूचर में जो मैन पावर उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगा, क्या क्या हमारा बेस रहेगा, उस सब पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। तो बेटा ये इसका मैन पावर प्लानिंग का प्रोसेस रहेगा एक्चुअली। हाँ जी, अगले जो पॉइंट है बेटा, जो प्रोसेस हैं स्टाफिंग के, उनको हम इन शॉर्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा, उनको इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियोस में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने जो मेन पॉइंट डिस्कस किया था वो क्या था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब सेकंड जो आएगा दैट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि इट रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ मैन पावर, अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, एफर्ट टू सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द वेरियस जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट मेनली होता क्या, आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं बेटा इस चीज़ को, कि रिक्रूटमेंट क्या है कि आपको जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई वैकेंट पोजीशन पड़ी हुई है, तो उस वैकेंट पोजीशन जो है उसको फिल करने के लिए आप जब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं रिक्रूटमेंट मेनली। ठीक है, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को आप अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिलिंग योर वैकेंट पोजीशन या वैकेंट जॉब्स। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव प्रोसेस होता है बेटा। ठीक है, सिलेक्शन में क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट फॉर वेरियस जॉब्स, मतलब पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए, जो वैकेंट जॉब पोजीशन थी उसके लिए किन किन लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी, उनको हमें वहाँ पे पोस्ट करना है। ठीक है, पोस्ट करने के जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, सिलेक्शन। और ये हमेशा नेगेटिव होता है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे, ऐसे प्रोसेस आएंगे, ऐसे प्रोसीजर आएंगे जिसके अंदर हम बहुत सारे जो रिक्रूटेड पर्सनल्स होंगे उनको निकालते जाएंगे, और जो लास्ट में कैंडिडेट बचेंगे उनको हम सिलेक्ट करके अपॉइंट करेंगे। यस, फिर आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जब हमने सेलेक्ट कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें उनको प्लेसमेंट प्रोवाइड करनी है, कि आपको किस पर्टिकुलर प्लेस पर रखा जाएगा, किस पर्टिकुलर वर्क को आपको अलॉट किया जाएगा, उसका वर्क जो एनवायरनमेंट है वो क्या रहेगा, उस सब से आपको बताया जाएगा कि आपकी प्लेसमेंट किस पर्टिकुलर एरिया में किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हुई है। फिर ओरिएंटेशन में आपको बताया जाएगा कि आपका काम क्या है, आपके यहाँ पर जो वर्कफोर्स है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं वो समझा जाएगी, वहाँ के हिस्ट्री जोग्राफी समझाई जाएगी आपको, कि यहाँ के लोकेशन किस टाइप की रहेगी। ठीक है, वहाँ पर अभी तक किस किस तरीके से काम हुआ है, क्या वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, वो सारा आपको रूबरू कराया जाएगा, उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन। यस, लास्ट में रहेगा बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होगा बेटा, कि जैसे न्यू एम्प्लॉय का आप हायर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, फिर उसको आपने प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है, ओरिएंटेशन दे दी, उसके बाद मेन पॉइंट क्या आता है कि अब वो उस काम को करने के लायक है कि नहीं, करने के लायक तो है पर क्या वो उसके अंदर वो कॉम्पिटेंसी है कि नहीं। तो कॉम्पिटेंसी के लिए आप क्या करेंगे, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो सिस्टमेटिकली काम कर सके, ताकि वो जो हमारे रिसोर्सेज है उनको मिनिमम यूटिलाइज करके मैक्सिमम आउटपुट प्रोवाइड कर सके, तो आप ट्रेनिंग देंगे। ग्रोथ का मतलब क्या होगा बेटा, कि एम्प्लॉय की जो ग्रोथ है वो ऑल रिस्पेक्ट में देखी जा रही है यहाँ पर, कि उसके अंदर उसका मेंटल फिजिकल हर एक चीज़ की ग्रोथ देखी जाएगी यहाँ पर, कि वो उसके स्किल्स आगे, उसके एक्सपीरियंस है, उन सबको मिला करके जो उसको तो ओवरऑल जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। हाँ जी, लास्ट में आएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होगा कि इट इज़ कंसर्न विद द रेटिंग और इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसको इवेलुएट भी तो करना पड़ेगा कि ये अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, ये बहुत बुरे लेवल पे काम कर रहा है, बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल पे काम कर रहा है, ये एवरेज लेवल पे काम कर रहा है। तो मतलब वो सारी चीज़ें हम इवेलुएटिंग करेंगे, रेटिंग करेंगे, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बेटा, तो हम इसके ऊपर फोकस करेंगे फिर। हाँ जी, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। तो अब जो हमारे मेन जो प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग है, उन जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेटा, ये तीन बहुत मेन है और इन तीनों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है एज पर द सिलेबस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस करेंगे और तब तक के लिए थैंक यू।